हाँ, गुड मॉर्निंग। तो मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम लोग राइबोसोम अब पढ़ने वाले थे। तो राइबोसोम क्या होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है या गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, तो इन सब पर क्या होता है कि जो ये पोर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ पर जो भी दिखाई पड़ रहा है तो ये जो होता है यही होता है राइबोसोम। ठीक है। तो राइबोसोम फॉर्म द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी ऑफ द सेल। तो ये जो राइबोसोम होता है ये क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो इसको हम प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी भी कहते हैं। दीज आर फाउंड इन ऑल द लिविंग सेल्स सिंस दीज आर द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये कैसा होता है कि सारी जो हमारी लिविंग सेल्स होती हैं उन सब में मिलता है, और दीज आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो सारा जो प्रोटीन की सिंथेसिस होनी होती है वो कहाँ होती है, राइबोसोम में होती है। Each ribosome consists of smaller and larger units, but their composition is different. तो राइबोसोम जो होता है वो स्मॉलर भी होता है और लार्जर भी साइज़ का भी होता है। तो क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जैसे प्रोकैरियोटिक्स में और यूकैरियोटिक्स में इसका अलग अलग साइज़ होता है। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर 70s एंड इन यूकैरियोट्स राइबोसोम आर ऑफ 80s। तो 80s इसका मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका है। बाकी 70s में से 30s और 50s जो होती है ये स्मॉल और लार्ज यूनिट होती है। स्मॉल 30s है और लार्ज यूनिट जो है वो 50s होती है। और यूकैरियोट्स में क्या होती है, 40s स्मॉल यूनिट होती है और लार्ज यूनिट 60s होती है। तो इससे जो है यूकैरियोट में 80s टाइप का राइबोसोम मिलता है। तो राइबोसोम में यही है। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो। इसमें से 30s और 50s इसमें जो है ऐसे एक एस यूज़ किया जाता है जो सेडिमेंट्री होता है, इसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये 11th क्लास में और ज़्यादा क्लियर होता है। तो ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी तुमको बस इतना जानने की ज़रूरत है कि 70s और 80s टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद अगला क्या टॉपिक है, वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या होता है, जो हम लोग ने अभी तक सेल में पढ़ा था। तो वैक्यूल का डायग्राम आ गया है। इसमें क्या है, दीज आर द स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड लिक्विड मटेरियल ऑफ द सेल। तो वैक्यूल क्या होता है कि जो सेल होती है उसमें एक स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। सॉलिड लिक्विड कोई भी टाइप का स्टोरेज होगा तो उसको स्टोर करने के लिए वैक्यूल होता है। दीज आर द लार्ज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज़ विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है यानी जो लिक्विड भरा होता है उसमें सबसे एक पार्ट में प्रेजेंट होता है ये। तो दीज आर मेनली फाउंड इन द प्लांट सेल्स। मेनली ये जो मिलता है ये प्लांट सेल में मिलता है। एनिमल सेल में स्मॉल साइज़ का होता है और प्लांट सेल में लार्ज साइज़ का होता है। देयर साइज इज़ ऑल्सो वेरी लार्ज इन द प्लांट सेल। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ द सम प्लांट सेल इज़ सो लार्ज दैट इज़ ऑक्यूपाइज अप टू 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। तो सेल का जो वॉल्यूम होता है उसका करीब 50 to 90% ये प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। और एनिमल सेल में इसका साइज़ कम होता है। इन एनिमल सेल दिस साइज इज़ वेरी स्मॉल। इसके बाद फंक्शन क्या होता है, फंक्शंस ऑफ द वैक्यूल्स। वैक्यूल्स स्टोर मेनली सेल सैप एंड प्रोवाइड टेर्ग्यूटी एंड रिगिडिटी ऑफ द सेल। तो सेल सैप का मतलब जो एक सोल्यूशन होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसमें अमीनो एसिड है और शुगर है, प्रोटीन है और सम ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब जो एक मिक्सचर बना लेते हैं उसको हम लोग सेल सैप कहते हैं। तो सेल सैप जो होता है ये वैक्यूल्स जो होता है वो स्टोर करता है सेल सैप को। मेनली इंपॉर्टेंट मिनरल्स, सॉल्ट्स एंड अदर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस आर स्टोर्ड विद इन द वैक्यूल। तो सारे जो मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं एंड अदर सॉल्यूबल सब्सटेंस होते हैं, ये सब भी स्टोर होते हैं।
इट मेंटेन्स द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन द सेल। सॉल्ट और वाटर की जो कंसनट्रेशन रहता है उसको भी ये मेंटेन करता है। इसके अलावा वैक्यूल क्या करता है, वैक्यूल आर ऑल्सो स्टोर अमीनो एसिड, प्रोटीन, शुगर एंड सम ऑर्गेनिक एसिड, ये मैंने बता दिया अभी। इन मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम, वैक्यूल आर फाउंड एज फूड वैक्यूल। तो जो स्मॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो ये वैक्यूल होता है कैसा होता है, फूड फूड को स्टोर करने के लिए प्रेजेंट होता है। तो जैसे अमीबा कुछ खाना खाता है तो उसको स्टोर वैक्यूल में कर लेता है। दिस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड पार्टिकल्स। In such organisms, specialized vacuoles are found, which are responsible for the elimination of the excess water and waste from the cell. तो कुछ स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स भी होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है कि जब वाटर या वेस्ट प्रोडक्ट होता है इसको बाहर निकालने में भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये वैक्यूल का टॉपिक भी कवर हो गया है। तो अब जितने भी सेल के ऑर्गेनिज्म थे वो सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। तो इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। किसी को पूछना हो तो पूछो, नहीं मैं आगे टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा स्लो चल रहा है हमारा सिलेबस, तो मैं स्पीड में अब थोड़ा करूँगा। ठीक है, तो आगे जो है वायरस है। तो वायरस में क्या है, वायरस आर द नॉन सेलुलर नॉन प्रोटोप्लाज्मिक इन्फेक्शंस एजेंट्स। तो जो वायरस होते हैं इनका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये सेल थ्योरी से बिलोंग नहीं करते हैं। और प्रोटोप्लाज्मिक यानी कि ये सब सारे जो सेल ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, तो ये सब सारी चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती हैं वायरस में। These are smaller than bacteria and they are supposed to be linked between livings and non-livings। तो ये कैसा होता है, स्मॉलर होता है बैक्टीरिया से भी, और ये जो होता है लिविंग और नॉन लिविंग जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उनके बीच लिंक का काम करता है। तो जो भी हमारे जैसे प्लांट है, सेल है, एनिमल सेल हैं, तो ये सब क्या है, लिविंग है। और नॉन लिविंग जो डेड बॉडीज़ होती हैं तो उन सब के बीच डेड में जैसे प्लांट डेड हो जाएगा, कोई भी बॉडीज़ डेड हो जाती है तो उनके बीच एक लिंक का काम करता है। क्योंकि ये जब इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होगा तो ये डेड रहता है, मगर जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाता है। वायरसेस आर स्ट्रिक्टली ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। तो ये एक पैरासाइट होता है, इट मीन्स दे कैन मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड लिविंग होस्ट सेल। तो जब भी ये होस्ट सेल में जाता है तब ये मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 1 से 2, 2 से 3 ऐसे बनते चले जाते हैं। इवोन्स्की इज़ रिगार्डेड एज डिस्कवर्स ऑफ वायरस। तो वायरस की डिस्कवरी इवोन्स्की ने की थी। इसके बाद इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या हैं, वायरस आर नॉन सेलुलर होता है, नॉन प्रोटोप्लाज्मिक होता है। वायरसेस कैन नॉट मेटाबॉलाइज, तो ये भी कोई भी मेटाबॉलिज एक्टिविटी नहीं कर पाता है। दे कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, यानी कि इसमें कोई भी सेंसेशन नहीं होता है। जब इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है तो फिर इसमें कुछ भी सेंसेशन नहीं होता है, तो डेड सेल की तरह होता है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है इसमें डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। इसके अलावा वायरस मल्टीप्लाई ओनली विद इन लिविंग सेल बाय पैरासाइटिंग द सिंथेटिक मशीनरी ऑफ द इन्फेक्टेड सेल। तो वायरस जो होते हैं ये जब लिविंग सेल में रहते हैं तभी ये मल्टीप्लाई होते हैं और फिर बढ़ते चले जाते हैं। ऑल वायरसेस आर इन्फेक्शनस। तो जो भी वायरसेस प्रेजेंट होते हैं वो कुछ ना कुछ इन्फेक्शन करते हैं। इंपॉर्टेंट वायरस कौन कौन से इंपॉर्टेंट वायरस हैं, टीएमवी है, ट्यूबोमस्किस वायरस है, बैक्टीरियोफेज है, तो ये बैक्टीरिया ईटर होते हैं। एचआईवी है, ये भी है, एड्स वायरस है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वायरस होते हैं। ठीक है, तो अब ये चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो गया है। और इसमें जो क्वेश्चंस गिवन है कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं।
ये सब आप लोग पढ़ लेंगे, इसमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चन मिल जाए एग्ज़ाम में। हाँ, और इसके अलावा जो सबसे लास्ट में गिवन है पेज नंबर 183 पर है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हाँ, शॉर्ट आंसर टाइप जो लास्ट के गिवन है वो लिखने हैं सबको कॉपी में। ये मैंने कल व्हाट्सएप पे भी लिखा था। हाँ हाँ सर, एक दिन में ना लिखो, एक कुछ छोड़ दो या तो। हाँ, तो लिखना है तो इसमें से 10 क्वेश्चंस लिख लो, मगर सारे पढ़ लेना। हो सकता है एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ जाएगा, तो ऐसी कोई मैं कह नहीं सकता हूँ कौन सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सारा पढ़ लेना, बाकी लिखने के लिए 10 क्वेश्चंस लिख लेना। ठीक है, इसके बाद अब मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 15। लास्ट में गिवन है इम्प्रूवमेंट इन द फूड रिसोर्स 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये पेज नंबर 439 पर है। सबने खोल लिया है? तो इसमें क्या है कि